इस वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल्स को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं और उनके दरमियान जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो पहले उनको एनालिस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो हमने डिस्कस करना है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। और सेकंड मॉलिक्यूल जो हमने डिस्कस करना है वो है प्रोटीन्स। एंड थर्ड मॉलिक्यूल जो हम डिस्कस करेंगे वो हैं लिपिड्स। फोर्थ एंड लास्ट मॉलिक्यूल जो हमने डिस्कस करना है वो न्यूक्लिक एसिड्स होंगे। ये सारे मॉलिक्यूल्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर और उनके सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन देखने के बाद उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। बट कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने नेम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सब के सब मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक नेचर के हैं। ऑर्गेनिक नेचर मीन्स कि इनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों मॉलिक्यूल्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं। एंड फर्स्ट मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट्स अभी हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम उसका मीनिंग देख लेते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स क्यों कहते हैं। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली इसका मीनिंग है हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड बेटे हाइड्रा से, और हाइड्रा मीन्स वाटर मॉलिक्यूल की बात हो रही है यहाँ पे, और कार्बन कार्बन एटम है। तो बायोमोलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट्स अभी हमने स्टार्ट किया है इसका मीनिंग है हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन मीन्स के कार्बन के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल अटैच हुआ है। वाटर के मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की जो रेशो है वो 2:1 होती है। इट मीन्स कि हाइड्रोजन का जो नंबर है वो डबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो बेसिकली हम जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस आगे करेंगे सारे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रेशो यही रहेगी 2:1। ठीक है, तो बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर वाटर की हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रेशो है। वाटर की हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशो क्या है कि हाइड्रोजन हमेशा डबल होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इसलिए आप कहते हो कि एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन के साथ अटैच हुआ है। इट मीन्स कि ये जो कार्बन है ये हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड मीन्स कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुई है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला लिखें तो उसके अंदर भी आपको ये वाटर का मॉलिक्यूल नजर आएगा। और जनरल फॉर्मूला के अंदर हमने इस तरह से लिखना है, एक कार्बन एंड यहाँ पे लिखोगे ये वाटर का मॉलिक्यूल, और अगेन यहाँ पे एन आपने लिखना है। अब ये जो एन है इसका नंबर आपने रिप्लेस करवाना है, और रिप्लेस करवाते हुए आपने ध्यान रखना है कि वो 3 से लेके 1000 तक कोई भी नंबर हो सकता है, बट 3 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2ON ब्रैकेट इनक्लोज करके। तो बेसिकली ये वाला जो n है उसके लिए हमने ये लिखा है कि 3 से लेके 1000 तक ये नंबर होना चाहिए। तो अगर हम इस n को इग्नोर कर देंगे, बिकॉज ये n जो है ये हमेशा सेम रहेगा, जो आपने यहाँ पे फिल करना है वही आपने यहाँ पे पुट करना है। तो अगर आप इस n को इग्नोर करेंगे तो आप फील करेंगे कि ये वाला जो हाइड्रेटेड है या हाइड्रा जो हमने वाटर से रिलेटेड बात की थी, जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो इस कार्बन के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाया हुआ है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, और फॉर एग्जांपल सबसे स्मॉलर जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है हम उसकी एग्जांपल लेते हैं और n को रिप्लेस करवा देते हैं 3 से।
जब हम रिप्लेस करवाएंगे तो ब्रैकेट को ओपन करके हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आएगा, C3H2O3 ब्रैकेट के बाहर है। भी अब आप इसे ओपन करके लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, C3 2 को मल्टीप्लाई करवा देने 3 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 एंड O3। ओके अब अगर आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का नंबर फाइंड आउट कर लें तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 6 एंड ऑक्सीजन का नंबर कितना है 3। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई ना भी करें तो आप ये जज कर सकते हो कि इस वाले कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो सबसे स्मॉलर है जिसके अंदर 3 कार्बन्स होते हैं उसके अंदर भी हाइड्रोजन का नंबर डबल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अगर आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो रेशो आपकी बिल्कुल वाटर के जैसी आ जाएगी। और डिवाइड कर दें 3 को 3 से, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये आपकी सिंप्लीफाइड रेशो है। चाहे आप इस तरह से जज कर लो या इसी फॉर्म में जज कर लें, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमेशा हाइड्रोजन का नंबर डबल होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास यही रेशो आती है 2:1 हाइड्रोजन की एंड ऑक्सीजन की। तो इसलिए आप कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हो कि ये हाइड्रेटेड कार्बन्स हैं। हाइड्रेटेड कार्बन मीन्स कि इन कार्बन्स के साथ वाटर का मॉलिक्यूल अटैच होता है। वाटर का मॉलिक्यूल अटैच है, इट मीन्स कि हाइड्रोजन का जो नंबर है वो डबल रखना है आपने ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। आगे हम जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल पढ़ेंगे तब आप खुद ही जज कर सकते हैं कि हर एक कार्बोहाइड्रेट के अंदर जब आप फाइंड आउट करते हैं तो हाइड्रोजन का नंबर डबल होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इट मीन्स कि इनके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो वाटर के वाली ही होती है। सो कार्बोहाइड्रेट्स के मीनिंग एंड जनरल फार्मूला के बाद अब हम देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या होगी। और डेफिनेशन में तीन वर्ड्स हम इसकी डेफिनेशन में यूज करते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स के कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। पॉली का मीनिंग दोनों के अंदर क्या है, मैनी, एंड हाइड्रोक्सिल दोनों में क्या मीनिंग है कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है। इसके अलावा हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हमने यहाँ पे जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स लिखे हुए हैं ये दोनों भी फंक्शनल ग्रुप हैं। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ये जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है उसमें आप लोगों ने तीन एटम्स को कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करके इस फंक्शनल ग्रुप को बनाना होता है। और इस साइड पे आपकी कोई भी हाइड्रोकार्बन्स की चेन होती है। वाइल कीटोन के अंदर कार्बन एंड ऑक्सीजन ये फंक्शनल ग्रुप होता है और इसके साथ दो हाइड्रोकार्बन्स की इस तरह से चेन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, डेफिनेशन में हमने दो डेफिनेशंस लिखी हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, और हमने टर्म यूज़ की है और की। कार्बोहाइड्रेट्स दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो एल्डिहाइड्स हो सकते हैं या वो कीटोन्स हो सकते हैं। लेकिन चाहे वो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अटैच हैं चाहे वो कीटोन ग्रुप के साथ अटैच हैं, दोनों के अंदर ये वाली जो टर्म है ये नेसेसरी होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक साथ अटैच होनी चाहिए। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोन्स का ये जो कीटो ग्रुप है ये तीनों फंक्शनल ग्रुप हैं। फंक्शनल ग्रुप कोई भी ऐसे एटम्स का ग्रुप होता है जिसे आप जब कलेक्टिवली लिखते हो तो वो एक पर्टिकुलर करैक्टर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपाउंड को दे देता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं और एक उसमें से CH3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके साथ हमने अटैच करवाया हुआ है और अल्काइल चेन को वेरी करने के बाद हमने उसके साथ फॉर एग्जांपल इस तरह से एक दूसरा मॉलिक्यूल बना लिया है। ये मॉलिक्यूल का नेम होता है मेथानॉल
और इस मॉलिक्यूल का नेम होता है एथानॉल। लेकिन दोनों मॉलिक्यूल्स आल्दो डिफरेंट हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि इन दोनों मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इट मींस कि इन दोनों मॉलिक्यूल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिमिलर है, और दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को कहते हैं कि ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से अल्कोहलिक कैरेक्टर्स रखते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप वाले, उनका जो सोलिबिलिटी होती है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा होती है, और जो लार्जर मॉलिक्यूल की सोलिबिलिटी फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं वो कम होती है। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, अगर आपने कोई एक मॉलिक्यूल के करैक्टर स्टडी किए हुए हैं तो अल्कोहल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से किसी भी और मॉलिक्यूल के साथ आप उन करैक्टर्स को लिंक करवा सकते हो। ठीक है, तो इस वाले मॉलिक्यूल में जो करैक्टर अल्कोहल की प्रेजेंस की वजह से हैं, आप इस मॉलिक्यूल के करैक्टर्स को जब स्टडी करना चाहेंगे तो सेम आप रिजल्ट उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपका जो टाइम है वो सेव रहता है और वेस्ट नहीं होता है। इसी तरह से वो सारे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर CHO एल्डो ग्रुप होता है उनके भी करैक्टर सेम होते हैं, जिनके अंदर कीटो ग्रुप होता है उनके भी करैक्टर सेम होते हैं। तो ऐसे एटम्स का ग्रुप जो कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में किसी भी केमिकल कंपाउंड्स के साथ अटैच होती हैं, उन्हें पर्टिकुलर करैक्टर्स दे रहे होते हैं। और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उन सब के करैक्टर सेम होंगे, अगर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ कीटो ग्रुप है तो उन सब के जो करैक्टर्स हैं वो सिमिलर होंगे। और जितने भी मॉलिक्यूल्स कीटो ग्रुप वाले होंगे उनके करैक्टर अल्कोहलिक से डिफरेंट होंगे, और जितने भी अल्कोहलिक ग्रुप वाले होंगे उन सब के आपस में तो करैक्टर रिजेंबल करेंगे, लेकिन वो कीटो ग्रुप से डिफरेंट करैक्टर्स को शो करेंगे। ये जस्ट मैंने फंक्शनल ग्रुप का एक कैरेक्टर आपको बता दिया। और ये फंक्शनल ग्रुप बेसिकली आप लोग केमिस्ट्री में पहले पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये जस्ट उसको रिकॉल करने के लिए मैंने अभी आपको बताया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर टोटल हम कितने फंक्शनल ग्रुप्स यूज़ कर रहे हैं? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और सेकंड एल्डो ग्रुप है, और थर्ड कीटो ग्रुप है। एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे और को हाईलाइट किया है। किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो कंपल्सरी है, ये वाला होगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर या तो एल्डो ग्रुप हो सकता है या फिर कीटो ग्रुप हो सकता है। और ऐसे सारे शुगर्स जिनके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, उन सारे कार्बोहाइड्रेट्स को या शुगर्स को आप बोलोगे ये एल्डो शुगर्स हैं। और ऐसे सारे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा, उन सारी शुगर्स को या उन सारे कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलेंगे ये कीटो शुगर्स हैं। लेकिन किसी भी कार्बोहाइड्रेट में आप एल्डो एंड कीटो दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते हो। या तो आप एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच करवाओगे या फिर कीटो फंक्शनल ग्रुप अटैच करवाओगे, इसलिए मैंने इसके साथ ये और की टर्म लिख दी है कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट में पॉलीहाइड्रोक्सी तो होंगे, लेकिन या तो आप एल्डो ग्रुप अटैच करवाओ या फिर कीटो ग्रुप अटैच करवाओ। अगर आप एल्डो ग्रुप को अटैच करवाओगे तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स का नेम क्या होगा? ये एल्डोज शुगर्स हैं। एंड अगर आप कीटो ग्रुप को अटैच करवाएंगे तो आप इसे बोलेंगे ये कीटो शुगर हैं। इसे आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो, एल्डोज एंड कीटोज शुगर्स। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इन एल्डोज एंड कीटोज शुगर की एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे जब हम मोनोसैकराइड्स को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने आपको डेफिनेशन में इनकी टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं, आगे हमने इसको एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, लास्ट में हम देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या होते हैं, कौन से ऐसे हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं जहाँ से हम कार्बोहाइड्रेट्स को ले सकते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हमारा मेजर सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। और ये प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स को खुद सेंथिसाइज करवाते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू सेंथिसाइज करवाते हैं उसे हम कहते हैं ये फोटोसिंथेसिस है।
फोटोसिंथेसिस मीन्स कि लाइट की प्रेजेंस में इन कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करवाया जाएगा, और ये लाइट किस चीज़ की होती है, ये सनलाइट होती है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में इन्वायरमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड एंड रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करवाते हैं, और सबसे कॉमन जो हम कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं वो है ग्लूकोज। और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करवाने के साथ साथ इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन को रिलीज आउट करवाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने कहाँ से ली है, एयर से, इन्वायरमेंट से, एंड वाटर कहाँ से लिया है, सॉइल से, रूट के थ्रू से एब्जॉर्ब किया है। और दोनों को कंबाइन करवाने के लिए जो लाइट इसको चाहिए थी, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के मॉलिक्यूल स्मॉलर साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, जैसे आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था कि एनाबॉलिक रिएक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कहाँ से आती है, वो सनलाइट से आएगी। और इसके साथ एक स्मॉलर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज आउट करवाया जाता है, और इस ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, और इस ऑक्सीजन को ही हम अपनी बॉडी में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवा के एटीपी सिंथेसाइज करवाने के लिए भी यूज़ करते हैं। आगे इंशाल्लाह हम इसकी भी डिटेल देखेंगे। और इसको अगर हम बैलेंस फॉर्म में लिखें तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, 6 वाटर के मॉलिक्यूल, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज आउट होते हैं, और एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये सिंथेसाइज होता है। ओके, सो ये तो आप लोगों ने इक्वेशन देख ली कि सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। हमने सबसे कॉमन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लिखा जो कि ग्लूकोज है। एक और आप ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ नोट कर सकते हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज को बनाने के लिए टोटल हमें जो सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 717.6 किलो कैलोरीज, ये एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है सोलर एनर्जी 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए, जो कि हमें सन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो ये बेटे कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन था, जिसमें आप लोगों ने उसका जनरल फॉर्मूला देखा, उसका मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखी, एंड कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के इंट्रोडक्शन के बाद अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन स्टार्ट करनी है, और क्लासिफिकेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।